हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं सिविल सपोर्टी यूट्यूब चैनल। ये जनरल इंजीनियरिंग की सेकंड लेक्चर होने वाली है, तो जहाँ पे हम आज ब्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके के वीडियो लेक्चर जो है आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करते हैं ब्रिक्स की ईंट के बारे में। ठीक है ना, जनरल इंजीनियरिंग में जो हमारा सेकंड टॉपिक है ईंट के बारे में। ईंट हम जानते हैं कि ईंट क्या होता है, कैसे बनता है, लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग टर्म में क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो हम जो है कि किस तरीके से ईंट के बारे में लिखेंगे, क्या होता है, चलिए डिटेल में जानते हैं। लिखा हुआ है कि ईंट एक कृत्रिम पदार्थ है, यानी कि इसको हम जो है इसको हम बनाते हैं। ये नेचुरल नहीं है, पत्थर की तरह ये नेचुरल नहीं है, यह एक कृत्रिम पदार्थ है ना। तो घर पे बनाते हैं, इस पे मुझे हंसी आ गई, सॉरी। ठीक है ना, यह एक कृत्रिम पदार्थ है, इसे मिट्टी की सहायता से बनाते हैं और इसके लिए विशेष प्रकार की मिट्टी को लेकर महीन पीसकर पानी में मिलाकर सुघट्य बना लेते हैं। इस तैयार मिट्टी को साँचे की सहायता से समान माप के आयताकार खंड में तैयार कर लेते हैं। ठीक है ना, हमारे पास एक साँचा होता है और मिट्टी तैयार कर लेते हैं, गीली मिट्टी, और साँचे में डाल के जो है कि एक समान आकार की आयताकार जो है कि खंड तैयार कर लेते हैं। इसका विशेष गुण क्या है? इसका एक समान आकार एवं भार में हल्के होते हैं। यह पर्याप्त कठोर, सामर्थ्यवान एवं टिकाऊ होते हैं। यह सस्ता एवं अच्छा निर्माण पदार्थ है। ठीक है ना, और इसे भट्ठे में ले जाकर पकाया जाता है, जिससे यह अग्नि प्रतिरोध हो जाती है। ठीक है ना, तो ईंट जो है अग्नि प्रतिरोधक होती है, इसमें आग नहीं लगती है, ये उच्च ताप सहने योग्य हो जाता है। विभिन्न देशों में ईंट की मापें जो है विभिन्न होती है, जैसे इंडिया की माप अलग है, यूएस में माप अलग है, तो दूसरे हर अलग देश में ईंट के अलग अलग माप है। बात करते हैं भारत में BIS है, भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS, जो कि सारा कुछ डिसाइड करती है। बात समझ रही, ईंट का साइज़ क्या होगा और जो है कि सरिया क्या साइज होगा, उसका ग्रेड क्या होगा, कंक्रीट का क्या ग्रेड होगा, सारा कुछ वो डिसाइड करती है। तो भारत में भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है ना, उसके अनुसार ईंट जो होता है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है ना, तो जो ईंट होगा उसकी जो लंबाई होगी, तो लंबाई कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी, ये लंबाई 19, इसकी जो लंबाई होगी 19 सेंटीमीटर की होगी। और इसकी ईंट की अगर हम बात करें तो इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, इन तीनों की बात करें तो इनकी चौड़ाई और ऊंचाई की बात करते हैं तो जो चौड़ाई होगी वो 9 सेंटीमीटर का होगा और इसकी जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई भी कितना होगा, 9 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है ना, तो ये एक ईंट का स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है ना, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जो है कि क्लासीफाई किया गया है। ठीक है ना, और एक चीज़ इन्फॉर्मेटिव बात बता दें आपको कि ये जो ईंट का जो लंबा वाला पोर्शन होता है, इस साइड का ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं स्ट्रेचर, और इस साइड का ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हेडर। ठीक है, और ईंट में ये जो छोटा सा जो है कि आप देखोगे तो थोड़ा सा जो है कि डिप्रेशन रहता है। ये जो डिप्रेशन है यहाँ पे ट्रेडमार्क लिखा रहता है, जो जिस भट्ठे से हम जो ईंट ला रहे हैं उसका नाम वगैरह लिखा रहता है। तो इस वाले पोर्शन को हम बेसिकली बोलते हैं फ्रॉग मतलब मेढक बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला जो पोर्शन होता है जिसको स्ट्रेचर बोलते हैं, और इस वाले पोर्शन को हेडर बोलते हैं, और सामने वाले पार्ट को फ्रंट, और ये जो गड्ढे होते हैं इसमें तो इसको फ्रॉग बोलते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि ईंट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है, एग्ज़ाम में आता है तो बिल्कुल लिखिएगा। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं, आप और भी ज़्यादा पॉइंट लिख सकते हैं। पहला, भवन बनाने में, कोई फर्श बनाने में, नाले बनाने में, सड़क बनाने में, ठीक है, ईंट के गिट्टे बनाने में, ठीक है ना, गिट्टी बनाने में, जब हम अपना जो है कि फर्श बना रहे होते हैं तो ईंट के गिट्टे डाल देते हैं। फिर चूना कंक्रीट बनाने में, लाइम कंक्रीट बनाने में, ठीक है, प्रबलित ईंट की छत बनाने में, लोग जो है कि छत जो है ईंट की भी बनाते हैं, सरिया और ईंट मिला के छत बनाने में, प्रबलित ईंट की छत। और एक होती है प्रबलित कंक्रीट की छत जिसको RCC बोलते हैं।
ठीक है। और वह उसी तरीके से होती है RBC, रेनफोर्स ब्रिक कंक्रीट, ठीक है। RCB बोलते हैं, रेनफोर्स सीमेंट ब्रिक, जो है कि वो छत होती है, प्रबलित ईंट की छत। तो इन सब जगह पे जो है कि ईंट का इस्तेमाल करते हैं। अब बात ये आता है कि ईंट और ईंट को पत्थर पर वरीयता, मतलब ईंट का इस्तेमाल पत्थर से ज़्यादा किया जाता है, आखिर क्यों? ठीक है, हमारे पास पत्थर भी तो अवेलेबल है, तो आखिर जब पत्थर है तो ईंट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, जो पत्थर होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में स्थित है, मतलब मिलते हैं। जैसे MP साइड वगैरह, मध्य प्रदेश वगैरह में आप जाइएगा तो वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे पत्थर आसानी से मिल जाएगा। वहाँ ईंट कम इस्तेमाल होता है घर बनाने में, पत्थर क्योंकि वहाँ सस्ते पड़ते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे UP वगैरह में और दूसरे स्टेट में जहाँ पे प्लेन टोपोग्राफी है, वहाँ पे पत्थर नहीं मिलते, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। प्लस पत्थर का एक समान शेप साइज नहीं होता है, अलग अलग साइज़ का होता है, तो चिनाई में दिक्कत आती है, ठीक है ना। और हम ईंट जो है यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और अपने एक समान साइज का होता है, तो चिनाई में भी आसानी होता है, हैंडी होता है, ठीक है ना, और हल्का होता है, ठीक है, और अग्नि सह होता है। तो इन सब कारणों की वजह से पत्थर का इस्तेमाल जो है हम नहीं करते हैं, ईंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है, भवन निर्माण की दृष्टि से ईंट और पत्थर दोनों महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है, परंतु निम्नलिखित विशेषताओं के कारण ईंट भवन निर्माण में अधिक उपयोगी सिद्ध होती जा रही है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहला विशेषता है कि ईंट समान आकार, जो ईंट होते हैं, ईंट समान आकार व माप में ढाली जाती है, समान आकार और माप में ढाली जाती है, जबकि पत्थर खंडों का कोई निश्चित माप नहीं होता है, कोई छोटा बड़ा मोटा पतला। इस वजह से थोड़ा सा चिनाई में भी दिक्कत आती है, तो इस वजह से ईंट का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है, पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों पर ईंट पत्थर से सस्ती पड़ती है, ठीक है ना। पहाड़ी क्षेत्र में पत्थर सस्ता पड़ता है क्योंकि वहाँ पहाड़ है तो पत्थर आसानी से मिल जाता है, तो ईंट महंगा पड़ता है। लेकिन अब उनको छोड़कर और जो प्लेन एरिया है वहाँ पे ईंट सस्ते पड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि ईंट की चिनाई में कम समय लगता है, क्योंकि एक समान के होते हैं तो आसानी से हम चिनाई कर लेते हैं। ईंट और पत्थर की तुलना में अधिक, ईंट जो होता है वो पत्थर की तुलना में अधिक अग्निसह होता है, ठीक है। पत्थर को गर्म करेंगे वो जल्दी गर्म हो जाएगा। बाहर अगर धूप है, ठीक है ना, तो आपका कमरा ज़्यादा गर्म हो जाएगा अगर पत्थर से आपने दीवार बनाया है, और ईंट से बनाएंगे तो कम गर्म होगा, ठीक है ना। और फिफ्थ पॉइंट है, ये पत्थर से हल्के और सुहस्त होते हैं, हल्के होते हैं और ट्रांसपोर्ट करना हैंडी होते हैं, कहीं ले जाना आसान होता है, अतः दीवार में रखने पर कम परेशानी होती है। और ईंट किसी भी माप तथा आकार में आसानी से ढाली जा सकती है, जबकि पत्थरों की भांति इसमें कोई कटाई छटाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, और यही कारण है कि ईंट ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पत्थरों की तुलना में। अब बात करते हैं ईंट बनाने में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ। कौन कौन से पदार्थ हैं जो कि ईंट बनाने में हम प्रयोग करते हैं? लिखा है कि ऐसी मिट्टी जिसमें पानी मिलाकर आसानी से गूंथा जा सके, सांचे में ढालकर आयताकार खंड बनाया जा सके, एवं सूखने पर दरारें ना पड़े, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ऐसी मिट्टी प्रयोग की जाती है ईंट बनाने के लिए, ठीक है। कहा जा रहा है कि भारतीय मानक संस्थान BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार निम्न घटक होने चाहिए। एक अगर ईंट बना रहे हैं तो जो मिट्टी होगी, मिट्टी का जो घटक होगा उसमें ये सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे कोड लिख रखा है, आपको इस घटक को याद करने में कोई परेशानी ना हो, तो कोड है SSCLIM, इससे याद रखिएगा। जहां S डिनोट करता है हमारा, S डिनोट करता है सिलिका। सिलिका की मात्रा जो है 35 से 50% बाई वेट, भार के आधार पर 35 से 50% तक सिलिका होनी चाहिए। सिल्ट की बात करें वो 20 से 35% तक बाई वेट जो है, WT का मतलब होता है वेट, 35 से 50% बाई वेट, 20 से 35% बाई वेट। और क्ले की बात करें तो क्ले 20 से 30% बाई वेट। लाइम की बात करें तो 2 से 5% बाई वेट। आयरन की बात करें, आयरन ऑक्साइड की 3 से 5% बाई वेट, और मैग्नीज 1%। ये इतना जो है
इसके घटक इतने मात्रा में, इतने क्वांटिटी में होने चाहिए। अगर इतनी क्वांटिटी में है तो जो ब्रिक बनाएंगे वो उसमें कोई दरार नहीं फटेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा और मजबूत और अच्छा ब्रिक बनेगा। बात समझ में आ रही है। और इनकी क्वांटिटी अगर कम ज़्यादा हो गई तब दिक्कतें आएंगी। जैसे पहले बात करते हैं सिलिका की। अगर सिलिका की मात्रा सिलिका की मात्रा जो है 50% से ज़्यादा हो गया तो सूखने पे वो ईंट भंगुर हो जाएगा, उसमें दरार पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। और अगर सिलिका की मात्रा 35% से कम हो गई तो उसकी मजबूती घट जाएगी। ठीक है। तो उसी तरीके से क्ले है, क्ले की मात्रा अगर जो है कि ज़्यादा हो गई तो उसमें दरार पड़ने लग जाएंगे, क्ले रिंकल्स पड़ने लग जाएंगे। ठीक है ना। और सूखने पे टेढ़े मेढ़े होने लग जाएंगे। तो ये सब है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो है कि बता दिया है कि इतनी मात्रा में जो है कि हमें सारा चीज़ होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सॉइल की टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले मिट्टी की जांच करते हैं और देखते हैं कौन सी सारी सिलिका, सिल्ट, क्ले, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज सब सही मात्रा में है कि नहीं। अगर किसी की मात्रा कम होती है तो हम अलग से ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। और जिससे कि हमारा ईंट जो है अच्छी क्वालिटी का बने। देखिए आप अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, ईंट का निर्माण, कि ईंट का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। तो लिखा हुआ है कि ईंट के निर्माण में निम्न चरणों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है ना। जिसमें पहला जो चरण है वो है, पहला है स्थल चयन एवं मिट्टी का परीक्षण। ठीक है ना। फील्ड सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ ब्रिक क्ले, कि किस जगह से हमें मिट्टी लेके आना है। और जो मिट्टी का परीक्षण हम करते हैं सबसे पहले कि मिट्टी में सारे जो एलिमेंट्स है, सारे जो घटक है वो मौजूद है कि नहीं, और नहीं मौजूद है तो उसमें जो है कि ऐड करेंगे। दूसरा है मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी लेके आए हैं वहाँ से तो मिट्टी में कंकड़ पत्थर होंगे, पत्तियाँ होंगी, प्लास्टिक होगा। ठीक है ना। तो इन सबको हटा के मिट्टी को तैयार करना, फिर पानी वगैरह मिला के मिट्टी को तैयार करना। फिर मिट्टी तैयार हो गई तो ईंटों की ढलाई, जो मोल्ड होती है, जो सांचा होता है, सांचे में मिट्टी को, गीली मिट्टी को डाल के उसको ढाल दिया जाता है। फिर इसके बाद मिट्टी को सुखाया जाता है, धूप में रख के मिट्टी को सुखाया जाता है, सॉरी ईंट को सुखाया जाता है। और धूप में जब सूख गया एक बार तो उसको भट्ठे में ले जाके उसको पका दिया जाता है। तो ये 5 स्टेप होते हैं किसी भी ईंट के बनाने में। सबसे पहले स्थल चयन करते हैं कि कहाँ से हमें मिट्टी लाना है, मिट्टी का परीक्षण करते हैं, सारे कंस्ट्रूएंट हैं कि नहीं है तो उसको मिलाते हैं। फिर दूसरा मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी लेके आने के बाद उसमें जो कंकड़ पत्थर और पत्तियाँ होंगी, लकड़ी होंगे और जो भी चीज़ें प्लास्टिक वगैरह होंगी, कांच होगा, उसको निकाल के उसको पानी वगैरह डाल के मिट्टी को तैयार करेंगे। फिर ईंट की ढलाई करेंगे, फिर ईंट की सुखाई करेंगे, फिर ईंट को पकाया जाता है। ये 5 स्टेप से ईंट तैयार किए जाते हैं। ठीक है। अगर डिटेल में बात करें तो देखिए इसमें सबसे पहले जो वर्क करा जाता है वो होता है फील्ड सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ ब्रिक। ठीक है ना। ये जो 5 स्टेप हैं उसको एलेबोरेट कर रहे हैं। तो पहला जो है फील्ड सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ ब्रिक। इसमें क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट की जाती है कि जो ईंट है, जो मिट्टी है वो गुथेगा कि नहीं। ठीक है ना। चिकनी मिट्टी है वो गुथेगा कि नहीं। अगर बलुई मिट्टी रहेगा तो वो नहीं गुथेगा। अगर एक बलुई मिट्टी ले लीजिए, उसका जो है कि अगर कुछ भी बनाइए वो तुरंत टूट जाता है। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, सघनता टेस्ट। फिर इसके बाद ढलाई परीक्षण करते हैं कि मोल्ड में डालेंगे तो मोल्ड में जो है कि मोल्ड करके ढाला जा सकता है इसको कि नहीं। और जैसे मोल्ड में डाल के हमने ईंट को बना दिया और जैसे ही निकाल रहे हैं तो वो क्या हो गया, क्रैक्स पड़ गया, तो ऐसा नहीं। तो ढलाई टेस्ट करते हैं। विकृति तथा संकुचन टेस्ट, सूखने के बाद सिकुड़ तो नहीं जाएगा, ठीक है, या फिर टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो जाएगा, तो विकृति और संकुचन टेस्ट। फिर इसके बाद रेह या फिर कलर भूमि की जांच की जाती है फील्ड टेस्ट में। फिर इसके बाद सेकंड जो टेस्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। ठीक है ना। मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, पहला है मिट्टी की खुदाई करते हैं। फिर इसके बाद वेदरिंग करते हैं। वेदरिंग का मतलब हो गया कि उसमें से जो भी कंकड़ पत्थर है, प्लास्टिक है और जो भी लकड़ी वगैरह है उन सबको निकालेंगे। ठीक है ना। और उसको जो मिट्टी होगा वो बड़े बड़े साइज़ के होंगे, उसको तोड़ तोड़ के महीन पाउडर के फॉर्म में बनाना। पाउडर नहीं मतलब छोटे छोटे फॉर्म में बनाना है, उसको तोड़ देना है। फिर इसके बाद ब्लेंडिंग मतलब होता है सम्मिश्रण, यानी कि इसमें क्या करना है, अगर कोई कंस्टिट्यूएंट कम है, ठीक है ना, देख लिया आपने मैग्नीज, आयरन ऑक्साइड, सिल्ट, सिलिका, क्ले, कुछ भी अगर कम है तो उसको ऐड करेंगे। फिर इसके बाद पानी मिला के उसको रात भर छोड़ देंगे, वो अच्छे तरीके से जो है कि
मिल जाएगा और फिर उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसकी टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग मतलब अच्छे से गूँथ देंगे उसको, ठीक है ना, कि पूरी तरीके से मिल जाए, एकदम एक समान हो जाए। टेम्परिंग करेंगे तो, और टेम्परिंग करने के बाद हमारा जो है कि मिट्टी तैयार हो गया। और मिट्टी तैयार होने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको मोल्डिंग ऑफ ब्रिक, सांचे में डालेंगे ब्रिक के, ठीक है। और सांचे में डालने के दो तरीके हो सकते हैं। हैंड मोल्डिंग, हाथ से सांचे में भरिए, जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में। दूसरा है मशीन मोल्डिंग, या फिर मशीन के जरिए जो है कि आप पूरा का पूरा मिट्टी ला के जो आपने मिट्टी तैयार किया है उसको हॉपर में डाल दीजिए, वो खुद ही जो है कि मशीन अपना ब्रिक बना के निकालती रहेगी, ठीक है ना। तो ये मोल्डिंग हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप आता है ड्राइंग ऑफ ब्रिक। तो ये ड्राइंग ऑफ ब्रिक किस तरीके से, दो तरीके से कर सकते हैं। नेचुरल ड्राइंग यानी कि धूप में रख के आप सुखा सकते हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल ड्राइंग, ठीक है ना। आर्टिफिशियल या ताप वगैरह बढ़ा के, किसी पर्टिकुलर कमरे का ताप बढ़ा दीजिए तो वो जल्दी से सूख जाएगा, तो आर्टिफिशियल ड्राइंग। फिर इसके बाद ज़्यादातर वही नेचुरल ड्राइंग किया जाता है। फिर इसके बाद बर्निंग ऑफ ब्रिक यानी कि ईंट को पकाना। तो ईंट को पकाने के लिए भट्ठी का इस्तेमाल किया जाता है, चिमनी का इस्तेमाल किया जाता है। चिमनी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। पहला है पजाबा। पजाबा मतलब देखा होगा, जो चिमनी आप बेसिकली जो देखते हैं हर जगह, पजाबा, क्लाम्प, इलाहाबादी भट्टी, बुल की खाई का भट्ठा, या फिर हाफ मैन भट्ठा। तो ये सारे जो है कि भट्ठा जो है इस्तेमाल किया जाता है ईंट को पकाने में, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं कि ईंटों का वर्गीकरण। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है कि आप स्टार मार्क कर लीजिए और ईंटों का वर्गीकरण बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ईंटों का वर्गीकरण के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, 1077 1986 और 1957, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड ये कोड है, 1077 कोड है। और ये कब बना था कोड, 1986 में और 1957 में। पहले 1957 में ये कोड दिया गया था, फिर उसको रिवाइज़ करके, ठीक है, 1986 में उसको रिवाइज़ किया गया था। तो हम कह सकते हैं फिर नया कोड क्या हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड 1077 1986। तो इसके अनुसार, इस कोड के अनुसार ईंट का वर्गीकरण उनके भौतिक गुणों एवं सामर्थ्य के आधार पर किया गया है, ठीक है ना, ध्यान में रखकर किया गया है। लेकिन पुराने समय में ईंटों का वर्गीकरण भौतिक गुणों के आधार पर किया गया है। तो ये भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुणों के आधार पर जो है कि ईंटों का वर्गीकरण बेसिकली दो भागों में किया गया है। ईंटों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला है कच्ची या फिर बिन पकी हुई ईंट, अनबर्न ब्रिक, ठीक है, या फिर सन ड्राइड, जो धूप में पकी हुई ब्रिक होती है उनको कच्ची ब्रिक बोलते हैं ना। और दूसरा जो है वो पक्की ब्रिक है, ठीक है। तो दो तरह के ब्रिक होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कच्ची ब्रिक की। कच्ची ब्रिक मतलब ऐसे ब्रिक जो धूप में पकाए गए हैं, कच्ची ब्रिक की बात करते हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि ईंटों को आयताकार आकार देने के बाद सूर्य की रोशनी में सुखाई गई ईंट कच्ची ईंट कहलाती है। यह अधिक भार सहन नहीं कर सकती, यह वर्षा पानी से नष्ट हो जाती है। वर्षा, बारिश या पानी से अगर बाहर रही तो वो गल जाएगी, नष्ट हो जाती है। और इसमें इंजीनियरिंग गुण निम्न श्रेणी का होता है, यानी कि कोई इंजीनियरिंग गुण नहीं होता इसमें। कठोरता और कंप्रेसिबिलिटी, स्ट्रेंथ, टफनेस ये सब नहीं होती है। इसकी संपीड़ित सामर्थ्य कितनी होती है, 15 से 30 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है, ठीक है। इसमें अस्थायी एवं सस्ते निर्माण कार्य के लिए किया जाता है। अस्थायी, जैसे मिट्टी के दीवार बना रहे हो तो ये इस तरीके का ब्रिक ले लीजिए और मिट्टी का दीवार बना लीजिए, ठीक है। अस्थायी कार्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे मोल्डिंग करी गई है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हाथ से एक वर्कर जो है कि क्या कर रहा है कि मोल्ड में जो है कि जो तैयार मिट्टी है उससे हैंड के द्वारा जो है कि बना रहा है ईंट को। फिर इसके बाद दूसरा जो टाइप है वो पक्के ईंट का, ठीक है, पक्की ईंट। पक्की ईंट की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि ईंटों को आयताकार आकार देने के बाद सूर्य की रोशनी में सुखाकर भट्ठी में ले जाकर पकाया जाता है। इस प्रकार की ईंट को पक्की ईंट कहते हैं, ठीक है। ये अधिक भार सहन करने लगती हैं। जब इनको भट्ठी में पकाया जाता है तो ये अधिक भार सहन करने लग जाती हैं। ये अग्नि सह हो जाती हैं, अब अग्नि को सह सकती हैं, आग नहीं लगता इसमें, और इन पर वर्षा पानी का कोई असर नहीं पड़ता, कितना भी बारिश हो ये गलती नहीं है। और इनमें इंजीनियरिंग गुण उच्च श्रेणी के होते हैं, ठीक है। और इनकी
संपीड़न सामर्थ्य 35 से 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर तक हो सकती है, ठीक है ना, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक हो सकती है। 35 मतलब ब्रिक एकदम कितना भी खराब हो, अगर पका हुआ ब्रिक है तो 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है स्ट्रेंथ देगा। इसको जो है कि सेंटीमीटर, एक मिनट, ये 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, से, और बहुत अच्छे से पका है, फर्स्ट क्लास का ब्रिक है, तो 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है स्ट्रेंथ देगा। इसको मैं नोट्स में अपडेट कर दूंगा अभी। अब बात करते हैं कि ये जो पके ब्रिक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो पके ब्रिक हैं बेसिकली ये 4 प्रकार के होते हैं पके ब्रिक, ठीक है ना। जो पहला है ब्रिक, वो है प्रथम श्रेणी ब्रिक, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का ब्रिक होता है। दूसरा है द्वितीय श्रेणी ब्रिक, तृतीय श्रेणी ब्रिक, और लास्ट है झामा या पूरी तरीके से जली हुई ब्रिक। कभी कभी हम भट्ठे में जो है, भट्टी में ईंट को नहीं निकाल पाते हैं, 2-3 बार जो है पक जाता है, तो वो जली हुई ब्रिक होती हैं, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार की ब्रिक होती हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पकी हुई ईंट आपके एग्जाम में आना है, अगर ईंट से क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम श्रेणी की जो ब्रिक है उनके बारे में। तो लिखा हुआ है, देखिए, कि इस ईंट में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है इसका आकार, ठीक है ना, आकार ध्यान रखिएगा। यह ईंट ठोस, अच्छी पकी हुई, मानक आकार की, जो 19x9x9 सेंटीमीटर जो ब्रिक का साइज दिया गया था, तो मानक आकार की होती है, और ये अपने मानक आकार से +3 mm से अधिक भिन्न नहीं होती हैं, ठीक है। अगर 19 सेंटीमीटर दिया गया है तो 19 सेंटीमीटर से थोड़ा सा 3 mm ज़्यादा या कम हो सकता है, उससे ज़्यादा या कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इनका आकार एक आयताकार और जो मानक आकार की होती हैं फर्स्ट क्लास के ब्रिक। और क्या होते हैं, इनके जो कोने होते हैं, इसके जो एजेस होते हैं, तो इनके किनारे जो एवं कोने स्पष्ट होते हैं और सीधे एवं नुकीले होते हैं। इनके जो कोने आप देखेंगे तो वो नुकीले कोने होते हैं, ठीक है ना। इनके कोने किस तरीके से होते हैं, नुकीले होते हैं। इनकी संरचना की बात करें तो इनकी संरचना समान एवं सपाट होती है। इनकी संरचना किस तरीके से सपाट होती है, टेढ़ी मेढ़ी ब्रिक नहीं होती है। साथ ही साथ इनके कलर की बात करें तो ईंट का रंग चेरी लाल कलर की होती है। ये जो ब्रिक देख रहे हैं कुछ इस तरीके के ब्रिक अगर है तो वो फर्स्ट क्लास की ब्रिक कहलाएगी। इसके बाद 5th पॉइंट है कठोरता, हार्डनेस, कि इसकी सतह पर नाखून से खुरचने पर निशान नहीं आना चाहिए। अगर फर्स्ट क्लास का ब्रिक है, कभी आप ईंट लेने गए अपने घर के लिए, तो आप उस ईंट को उठाइए और उसको नाखून से खुरच कर देखिए, उसमें निशान नहीं पड़ रहा है तो वो अच्छे से पका है और प्रथम श्रेणी का ब्रिक है, फर्स्ट क्लास का ब्रिक है ना, फर्स्ट क्लास ब्रिक है ये। ओके, इसके बाद ध्वनि की बात करते हैं, और ये टेस्ट है ब्रिक का टेस्ट। ध्वनि की बात करते हैं तो 2 ईंटों को आपस में टकराने पर धात्विक ध्वनि सुनाई पड़नी चाहिए, ठीक है ना। 2 ईंट को आपस में अगर आप टकराएंगे तो इसकी जो ध्वनि कैसी आनी चाहिए, मेटल के जैसी, धातु की जैसी ध्वनि आनी चाहिए। तो इस तरीके की जो ब्रिक होगी वो क्या कहलाएगी, फर्स्ट क्लास ब्रिक होगी। तो ब्रिक की टेस्टिंग मैं बता दे रहा हूँ। कभी ईंट खरीदने जाइएगा तो ईंट को नाखून से खुरच कर देखिएगा, तो वो अगर जो है कि उसमें निशान नहीं पड़ रहा है तो उसकी हार्डनेस अच्छी है। 2 ईंट को लेके आपस में टकराइएगा तो मेटल के जैसे ध्वनि, धात्विक ध्वनि आती है, मेटेलिक साउंड आता है, तो आप कहेंगे कि ये ईंट अच्छे से पकी है, इसकी साउंडनेस अच्छी है। ईंट को 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराइएगा, पट एकदम इस तरीके से गिराइएगा। 1.5 मीटर की ऊंचाई पे गिरने पे अगर ब्रिक नहीं टूटता है तो अच्छी क्लास का ब्रिक है। और साथ ही साथ अगर घर पे उसका टेस्टिंग करना चाहते हैं तो पानी में ब्रिक को डुबा के रखिए 24 घंटे तक, और अपने वेट का, अपने भार का 20% से कम पानी सोखता है तो वो जो ब्रिक होगा वो फर्स्ट क्लास का ब्रिक होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं द्वितीय श्रेणी के ब्रिक पे, ठीक है। और जो द्वितीय श्रेणी की ब्रिक होती हैं, इस ईंट के भौतिक गुण प्रथम श्रेणी के ईंट की तरह होते हैं, परंतु इसमें कुछ कमियां आ जाती हैं, और वो कमियां निम्न हैं। पहला है इसके कोने, ठीक है। इसके कोने प्रथम श्रेणी के ईंट की तरह तीखे या स्पष्ट नहीं होते हैं। इसके कोने जो हैं तीखे या स्पष्ट नहीं होते हैं। दूसरा सामर्थ्य, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी सामर्थ्य थोड़ी कम होती है। उसकी 35 से 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर हुआ करता था, लेकिन इसका कितना होगा, इसका जो सामर्थ्य है वो बेसिकली कितना होगा, 75 से 80
किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी सामर्थ्य होगी। इसके बाद ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि की बात करें तो दो ईंटों को टकराने पर धात्विक ध्वनि इसमें भी आनी चाहिए। साथ ही साथ सतह की बात करें तो सतह कुछ असमान हो सकता है। जो ब्रिक का ऊपर का जो सतह होगा वो प्लेन ना होकर थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ हो सकता है, असमान हो सकता है। इसकी संरचना की बात करें तो संरचना में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, टेढ़ा है। बात समझ में आ रही है। और जल अवशोषण की बात करें तो 24 घंटे, मम्मी आवाज मत करिए। जल अवशोषण की बात करें तो इसको 24 घंटे तक जल में डुबा के रखने पर इसमें जो है कि ये जो है अपने भार का 1/4 भाग जो है 1/4 भाग ही पानी सोखती है। अपने भार का 1/4 भाग यानी कि 25%। अपने भार का 25% से ज़्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन किसी किताब में आप सेकंड क्लास ब्रिक के लिए पढ़िएगा तो 22% से ज़्यादा नहीं सोखना चाहिए। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है, जो स्टैंडर्ड है मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट क्लास जो ब्रिक होती है अपने भार का 20% से ज़्यादा पानी नहीं सोखता है 24 घंटे तक डुबा के रखने पे। सेकंड क्लास जो ब्रिक है वो 22% से ज़्यादा पानी नहीं सोखता है। और थर्ड क्लास जो ब्रिक होगा वो 25% से ज़्यादा पानी नहीं सोखता, ठीक है ना। इसकी उपयोगिता की बात करें तो ये दीवार जिन पर प्लास्टर करना है, ठीक है, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। जिनमें प्लास्टर नहीं करना है तो देखने में अच्छा लगना चाहिए तो फर्स्ट क्लास का ब्रिक यूज़ करेंगे, प्रथम श्रेणी का ब्रिक। और द्वितीय श्रेणी का ब्रिक यूज़ कर सकते हैं प्लास्टर किए जाने वाले दीवार पर, ठीक है। दूसरा है ईंट की रोड़ी बनाकर प्रबलित कंक्रीट कार्य में, जैसे गिट्टी वगैरह नहीं है तो ईंट की रोड़ी बना के जो है कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग अधिक सामर्थ्य एवं प्रबलित ईंट कार्य में किया जाता है, जहाँ पे सामर्थ्य अधिक चाहिए होता है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके का जो ब्रिक है वो सेकंड क्लास का ब्रिक कहलाता है, ठीक है, पिक्चर में जो आपको दिख रहा है, ठीक। अब मूव करते हैं तृतीय श्रेणी के ब्रिक की, थर्ड क्लास ब्रिक की। तो देखिए पिक्चर में ये जो ब्रिक है वो थर्ड क्लास ब्रिक आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है देख लेते हैं। थर्ड क्लास ब्रिक की जो सतह होती है या खुरदरे होते हैं, इसका रंग किस तरीके से होता है, पीले रंग का होता है। ये ब्रिक किस तरीके का होता है, पीले रंग का होता है। इसके कोने जो होते हैं वो नुकीले और अस्पष्ट नहीं होते हैं। इसके कोने नुकीले और अस्पष्ट नहीं होते हैं। इसको टकराने पर, दो ईंटों को आपस में टकराने पर भद्दी आवाज़, ढप ढप की आवाज़ आती है, ठीक है ना। मेटालिक साउंड इसमें नहीं होता है। पांचवा है कठोरता, नाखून से खुरचने पर इस पर निशान पड़ जाता है। जो सेमा ईंट होता है ना, बेसिकली वही है थर्ड क्लास ब्रिक, ठीक। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है यानी कि संपीड़ सामर्थ्य, ठीक है ना। तो संपीड़ सामर्थ्य बेसिकली इसकी काफ़ी कम होती है। जो सेमा ईंट होता है इसका जो है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो पानी बहुत सोखता है, 25% से, अपने वेट के 25% से ज़्यादा ये पानी सोख जाता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से इसकी मजबूती अच्छी नहीं आती है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इन्हें अस्थायी दीवार, कोई दीवार है जो कि कुछ दिन तक यूज़ करना है फिर तोड़ के हटा देना है, जो इनको सालों साल नहीं यूज़ करना है, तो वहाँ पे बनाने के लिए कम वर्षा वाले क्षेत्र पे, क्योंकि वर्षा ज़्यादा होगा पानी ज़्यादा सोखेगा तो ये गलने लग जाते हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। और इन्हें इंजीनियरिंग कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारा जो फोर्थ क्लास का ब्रिक है। फोर्थ क्लास का ब्रिक जिसको बोलते हैं झामा या पूरी तरीके से जली हुई ब्रिक, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद टॉपिक रहेगा अच्छी ईंट की विशेषताएं और फिर ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है ना। पढ़ाई है थोड़ा सा, देखिए शिक्षा की जड़ें जो है कि थोड़ी कड़वी होती हैं लेकिन इसके फल मीठे लगते हैं। पढ़ाई थोड़ी बोरिंग हो सकती है लेकिन इससे आपकी लाइफ बनेगी, है ना। तो थोड़ी आपको दिक्कत पढ़ाई बेसिकली करनी पड़ेगी। तो ये है फोर्थ क्लास का ब्रिक या झामा या पूरी तरीके से जली हुई ब्रिक, जिसको झामा या ओवरबर्न ब्रिक बोलते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं देखते हैं। इनके आकार ज़्यादा पक जाने पर ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। या पिक्चर में देख रहे हैं, ज़्यादा पक जाने की वजह से ये कैसे हो गए, टेढ़े मेढ़े हो गए। इनके माप की बात करें तो अधिक ताप पाने पर पिघल कर किसी भी आकार में प्राप्त हो जाते हैं। ये पिघल कर, बहुत ज़्यादा ताप मिलने पे ये पिघल कर किसी भी आकार में ये बदल जाते हैं, कुछ इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक। इसके बाद रंग की बात करें तो अधिक पकने के कारण रंग काला और
नीला हो जाता है, इनका रंग कैसा हो जाता है, काला और काला नीला हो जाता है। पूरी तरीके से नीला नहीं, पूरी तरीके से काला नहीं, तो काला नीला हो जाता है। कठोरता की बात करें तो ये बहुत कठोर होता है। कभी भी झामा ईंटा तोड़ के दिखाइए, ठीक है ना, थक जाएंगे, कभी टूटेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि ये इसमें जो है कि बेसिकली ये किसी ऊबड़ खाबड़ बेसिकली इस तरीके के होते हैं, तो इस वजह से इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। दीवार वगैरह चिनाई में नहीं कर सकते हैं, और ये काफ़ी कम पानी जो है सोखते हैं। इनके गुण की बात करें तो प्रथम श्रेणी के ईंट से अच्छे होते हैं। इनके गुण जो है, इनमें नाखून से निशान नहीं लगा सकते, इनको 1.5 मीटर की ऊंचाई से तोड़िए नहीं टूटेंगे उनको। इनमें जो है कि वाटर एब्जॉर्प्शन कम होता है, इसकी मजबूती कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए फर्स्ट क्लास ब्रिक से अच्छा होता है। लेकिन देखिए इसका शेप साइज अनइवन रहता है, इस वजह से इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो कहाँ इस्तेमाल करते हैं, काले रंग एवं आकार के कारण चिनाई कार्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इनकी गिट्टी बनाकर नींव कार्यों में प्रयोग की जाती है, क्योंकि मजबूत बहुत होते हैं तो नींव कार्य में प्रयोग करते हैं। इन्हें कंक्रीट के आस्थान पर भी प्रयोग कर सकते हैं। इनकी अपघर्षण क्षमता अधिक होती है, ठीक है ना, इसमें अपघर्षण क्षमता अधिक होती है, तो कंक्रीट की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसलिए इन्हें सड़क पर अधः स्तरों में भी प्रयोग किया जाता है। जो गिट्टी बिछाई जाती है वहाँ पे भी जो है देखा होगा झामा ईंट का प्रयोग किया जाता है। लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है अच्छे ईंट की विशेषताएं, कि एक अच्छा ईंट की विशेषता क्या हो सकती है। तो पहला पॉइंट पढ़िएगा। पहला पॉइंट है कि इनकी सतहें समांग कोने तीखे होने चाहिए, ठीक है ना। सतहें कैसे होने चाहिए, समांग तथा कोने तीखे होने चाहिए। दूसरा है ईंट चारों तरफ पकी एवं समान रंग वाली होनी चाहिए। तीसरा है ईंट दरारों सिकुड़न से मुक्त होनी चाहिए, ईंट में कोई दरार या सिकुड़न नहीं होना चाहिए। चौथा है इन्हें कठोर एवं सामर्थ्यवान होना चाहिए, ईंट कठोर और सामर्थ्यवान होना चाहिए, खुरचने पर इसमें निशान नहीं पड़ना चाहिए। 6 पॉइंट है 24 घंटे पर इनको भिगा के रखिए, डुबा के रखिए पानी में, तो ये अपने भार का 15% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। ये एक अच्छे क्लास ब्रिक की जो है विशेषता है। कहीं पे देखिए बच्चों, अलग अलग किताब पे अलग अलग डेटा रहेगा, कहीं 15% है तो कहीं 20% भी देखने को आपको मिलेगा। अलग अलग राइटर अलग अलग डेटा लिखते हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक। और इनके तोड़ने पर सतह समांग होमोजीनियस और संहत कॉम्पैक्ट होना चाहिए। कभी ईंट को तोड़िए तो अंदर आप देखोगे तो कोई गिट्टी विट्टी नहीं दिखाई देनी चाहिए, एक समान कॉम्पैक्ट और होमोजीनियस समांग होना चाहिए। रंध्रों की संख्या कम से कम होना चाहिए, क्योंकि रंध्र ज़्यादा रहेंगे, छेद ज़्यादा रहेगा तो उसमें पानी ज़्यादा सोखेगा और उसकी मजबूती कम हो जाएगी। और अगर रंध्र ना हो तो ज़्यादा अच्छी है। 2 ईंटों को टकराने पर धात्विक ध्वनि आनी चाहिए, ठीक है। और इन्हें 1.5 मीटर की ऊंचाई से कच्ची भूमि पर सीधे गिराने पर यह टूटना नहीं चाहिए। तो ये तो है ईंट की विशेषताएं। तो इसी के साथ जो है कि ईंट जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा बेसिकली लाइम होने वाला है, ठीक है ना, चूना, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे लगेगा कि हाँ आपको ये पसंद आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए यूज़फुल है। तो और अच्छे से एनर्जी के साथ जो है कि मैं पढ़ाऊँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।